नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा एनैक्ट किया गया था, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की जाएगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में ये भी जानेंगे कि क्या आरटीआई और ओएसए को एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं। एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट रिसेंटली जो दिल्ली में पुलिस के द्वारा कुछ अरेस्ट की गई हैं ओएसए के द्वारा, वो क्या है, वो पूरा का पूरा विषय क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के ऊपर हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स को लॉन्च किया है फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स, जो कि 4 अक्टूबर को होने वाला है। अगर आप इस प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं डेफिनेटली इस कोर्स को बाय कीजिए। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है एंड दैट टू सब्जेक्ट वाइज। काफ़ी यूनिक स्ट्रैटेजी है और कहीं पर भी आपको ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस की हुई नहीं मिलेगी। यहाँ पर इस पूरे के पूरे कोर्स को आप मात्र 12 से 13 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ऑल राइट, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ओएसए के इतिहास को समझेंगे कि ओएसए बेसिकली सबसे पहले भारत में कब लगाया गया था। ओएसए की जो जड़ें हैं वो एक तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम की हैं। सबसे पहली बार इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के नाम से एक कानून लाया गया था 1889 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्ट का जो नाम है उसका नाम है इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, राइट। यहाँ पर जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो काफ़ी सिंपल था, क्योंकि ब्रिटिश का कॉलोनियल राज चल रहा था। तो इनका जो मूल उद्देश्य था, उनका उद्देश्य ये था कि कोई भी तरह की आवाज़ जो कि यहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर्स उठाना चाह रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, उनको हम किसी तरीके से यहाँ पे दबा दें। कोई भी न्यूज़पेपर जो कि यहाँ पे राज की पॉलिसीज़ को अपोज करेगा, कोई भी न्यूज़पेपर जो कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की कोशिश करेगा, उनके लिए हम यहाँ पे इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है लागू कर देंगे। और इनफैक्ट इसी कानून को कुछ समय के बाद इसमें कुछ संशोधन किए गए थे 1904 में, जब लॉर्ड कर्जन का टाइम चल रहा था, और इसी एक्ट को और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और स्ट्रॉन्ग बनाया गया था। इसके बाद क्या होता है, ये वाला एक्ट बेसिकली खत्म हो जाता है, एक नया वर्जन आता है। यहाँ पर रिमेंबर दिस, ये पुराना एक्ट नहीं था, उसमें संशोधन नहीं था, ये एक नया कानून लाया गया था जिसका नाम था 1923 का इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जिसको कि हम आज की डेट में केवल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के नाम से जानते हैं। ये वाला जो कानून लाया गया था, इट वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल द मैटर्स ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन गवर्नेंस इन द कंट्री। कोई भी मैटर होगा जिसके साथ किसी भी तरह की जानकारी जिसको आपको गुप्त रखनी है या कॉन्फिडेंशियल रखनी है, उसके ऊपर आपको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है लागू करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो नया वाला कानून है, इसके मोटे मोटे 2 एस्पेक्ट्स हैं। ये 2 एस्पेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहला एस्पेक्ट डील होता है सेक्शन नंबर 3 में, और दूसरा बड़ा एस्पेक्ट डील होता है सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन नंबर 3 का जो एस्पेक्ट है वो ये बोलता है कि, और ये डील करता है बेसिकली स्पाइंग के साथ, या फिर हम कह सकते हैं एस्पियोनाज, या फिर हिंदी में कह सकते हैं जासूसी के साथ। ये बोलता है कि किसी भी तरह की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है, इट कैन बी इन एनी ऑफिशियल कोड, पासवर्ड, स्केच, प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट, डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन, राइट। सेक्शन 5 क्या बोलता है कि किसी भी तरह की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का यदि आपने डिस्क्लोजर किया तो ये भी एक जुर्म माना जाएगा। इनफैक्ट इसमें जो इंसान इस इंफॉर्मेशन को दे रहा है, केवल वही वाला इंसान नहीं, जो इंसान इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, उस इंसान को भी यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि सेक्शन नंबर 3 जो है वो केवल बताता है कि सीक्रेट किस फॉर्म में हो सकती है, यानी कि या फिर वो पासवर्ड की हो, ऑफिशियल कोड हो, स्केच हो, प्लान हो। लेकिन सेक्शन 3 कहीं पर भी ये नहीं बताता कि असल में सीक्रेट किसे माना जाएगा। और इनफैक्ट केवल सेक्शन 3 ही नहीं, पूरा का पूरा कानून कहीं पर भी इसको डिफाइन नहीं करता कि सीक्रेट असल में किसे माना जाएगा। सवाल ये आता है कि सीक्रेट असल में क्या है। सीक्रेट जो है वो असल में गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन के ऊपर रिलाई करता है। OSA itself does not say what a secret document is. It is the government's discretion to decide what falls under the ambit of a secret. गुप्त क्या है, ये गवर्नमेंट अपनी मर्जी से यहाँ पे डिसाइड करेगी, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये यहाँ पे गुप्त रखने लायक है, वो वाला डॉक्यूमेंट इट वुड बी चार्ज्ड अंडर OSA, right? Accordingly the government decides what a classified document is, right? It has often been argued, यहीं पर वो बड़ा सवाल आता है कि जहां एक तरफ हमारी डेमोक्रेसी में RTI एग्जिस्ट करता है, वहां दूसरी तरफ OSA कैसे यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, ये दोनों कानून कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। RTI आपको मालूम है
सन 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और आरटीआई केवल अपने आप में कानून नहीं है, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई सारी रूलिंग्स में आरटीआई को एक मौलिक अधिकार की तरह भी पेश किया है कि इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। हम बात करते हैं बहुत ही ब्रीफली कि क्या आरटीआई और ओएसए एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं। सो देखिए, आरटीआई का जो सेक्शन नंबर 22 है वो सिंपली ये बोलता है कि यहाँ पर कोई भी एक्ट हो इंडिया में इंक्लूडिंग दी ओएसए, अगर आपको जानकारी जो है वो चाहिए तो आरटीआई एक्ट जो है इट विल सुपरसीड एनी अदर एक्ट, यानी कि इसका एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, इसका एक सुपरसीडिंग इफेक्ट होगा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ ओएसए। इवन दो अगर इन्फॉर्मेशन को ओएसए में यहाँ पर रोका गया है, उसके बावजूद अगर किसी डॉक्यूमेंट को ओएसए के तहत क्लासिफाइड कहा गया है, उसके बावजूद बिकॉज सेक्शन 22 ऑफ आरटीआई ये बोलता है कि आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के हकदार हैं, सो आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या होता है, आरटीआई के ही सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में ये लिखा गया है कि गवर्नमेंट कैन रिफ्यूज इन्फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। इफेक्टिवली इफ द गवर्नमेंट क्लासिफाइज अ डॉक्यूमेंट एज सीक्रेट अंडर ओएसए, द डॉक्यूमेंट कैन बी केप्ट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द आरटीआई एक्ट। सो शुरुआती तौर पे आपको लगता होगा कि आरटीआई ने यहाँ पे बैटल जीत ली, बट अल्टीमेटली इट इज ओएसए दैट टेक्स द वॉर ओवर है। और इनफैक्ट कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये एक तरीके का लूप होल है जिसमें अभी तक किसी तरह का संशोधन या किसी प्रकार का जो इसको करेक्शन करने का कोई स्टेप नहीं लिया गया है। खैर, यहाँ पर क्या इसके पहले कुछ कमिटीज़ ने इसको बदलने की कोशिश की है? सो जी हाँ, बिल्कुल की है। सबसे पहले 1971 का लॉ कमीशन, इसने भी यहाँ पे सुझाव दिया था। हालांकि 1971 के लॉ कमीशन ने सीधा सीधा सुझाव नहीं दिया कि ओएसए को यहाँ पे आपको किस तरीके से बदलना है। उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, इस चीज़ को बिल्कुल देखा कि ओएसए एक बड़ी प्रॉब्लम ज़रूर है। लेकिन इट वॉज 2006 जब हमारा सेकंड एआरसी की रिपोर्ट आती है और इन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि ओएसए का जो कानून है इसको यहाँ पे हटाया जाना चाहिए। इसको हटाने के साथ साथ वी नीड टू रिप्लेस द एंटायर एक्ट विद अ सिंगल चैप्टर इन द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राइट, जिसमें इन्होंने साथ में ये भी कहा कि ओएसए आज की डेट में इनकॉन्ग्रुअस है विद द रेजीम ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। 2005 में ऑलरेडी आरटीआई का अधिनियम लागू हो चुका था। उसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो हम एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं जहाँ पे पारदर्शिता को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है, तो उस केस में ओएसए का एग्जिस्ट करना मुश्किल है। और यहीं पर इन्होंने 1971 के लॉ कमीशन को भी रेफर किया, जिन्होंने ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ कही थी। उसके बाद 2015 में सरकार ने खुद ने एक कमेटी को बिठाया टू लुक इनटू द प्रोविजंस ऑफ ओएसए। इस पर्टिकुलर कमेटी ने भी यहाँ पे यही सिफारिश की थी कि ओएसए बी मेड मोर ट्रांसपेरेंट एंड इन लाइन विद द आरटीआई एक्ट। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर ना तो एआरसी की यहाँ पे जो सुझाव थे उनको माना गया और ना ही यहाँ पे जो 2015 वाली कमेटी थी उसके सुझावों को यहाँ पर माना गया। इफेक्टिवली ओएसए जैसा था वैसा ही चलता आ रहा है, जैसा 1923 में बनाया गया था वैसा ही यहाँ पर चलता आ रहा है। अब ऐसे कौन से केस हैं जहाँ पे ओएसए को लागू किया गया था और ओएसए को इन्वोक किया गया था? देखिए, इसमें 3 बड़े केसेस आते हैं। सबसे पहला केस आता है, आपने सुना होगा इस केस के बारे में, इसरो का स्पाई केस, जिसमें बेसिकली आरोप लगाए गए थे साइंटिस्ट एस नाम्बी नारायण के ऊपर। और यहाँ पे नाम्बी नारायण के ऊपर जो भी यहाँ पे बेसिकली आरोप लगाए गए थे उनको कई सारी सुनवाइयों के बाद इनको यहाँ पे बरी किया गया था। जबकि इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था वो ये था कि ओएसए के तहत आपने कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर की है। बट इफेक्टिवली आपको मालूम होगा बहुत बड़ा केस बना था ये, 2018 में इनको कोर्ट के द्वारा बरी किया गया था। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मर डिप्लोमेट माधुरी गुप्ता, इनके ऊपर केस लगाया गया था और इनको सज़ा भी दी गई थी दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि जब आप इंडियन हाई कमीशन थी इस्लामाबाद में, उस समय आपने आईएसआई को कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है, जिसके चलते ओएसए के तहत आपको 3 साल की सज़ा दी जाएगी। केवल ये वाला एक केस है जिसमें यहाँ पे ओएसए के तहत कुछ सज़ा दी गई है। इसके बाद एक और केस आता है कश्मीर टाइम्स जर्नलिस्ट इफ्तिखार गिलानी। इस पर्टिकुलर केस में भी यहाँ पर पहले इस जर्नलिस्ट के ऊपर ओएसए के आरोप लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद इसी जर्नलिस्ट को बाइज्जत बरी किया गया था। और इनफैक्ट इसमें इंडियन आर्मी के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने आकर यहाँ पर अपने विटनेस की तरह पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि इफ्तिखार गिलानी यहाँ पर बेसिकली बेकसूर हैं और इन्होंने किसी तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर नहीं की है। सो ही वॉज लेटर फाउंड टू बी इनोसेंट एंड ही वॉज ऑल्सो रिलीज्ड। सो ओएसए के केसेस की आपको हिस्ट्री हमने पूरी की पूरी शेयर कर दी है। यहाँ पर आज की डेट में ओएसए जो है चर्चा में क्यों है? सो बेसिकली दिल्ली की पुलिस ने यहाँ पे अरेस्ट किया है सबसे पहले तो एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट को। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांस की तरह काम करते हैं,
जिनका नाम है राजीव शर्मा, एज यू कैन सी ओवर हेयर। और साथ में इन्होंने 2 और लोगों को अरेस्ट किया है। वन इज अ 30-year-old चाइनीज वुमेन एंड उसका अकम्प्लिस, नेपालीज अकम्प्लिस। इन तीनों लोगों को यहाँ पे बुक किया गया है अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर अपनी FIR में ये कहा है कि राजीव शर्मा को हमने अरेस्ट इसलिए किया है बिकॉज इन्होंने इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया है सच एज द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर टू चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। एंड बाकी 2 लोगों को हमने इसलिए अरेस्ट किया है बिकॉज यहाँ पर राजीव शर्मा को ये 2 लोग पैसा दे रहे थे थ्रू हवाला चैनल्स, जो कि इनको मिला था फ्रॉम चाइना। सो ये 2 लोगों को पैसा मिला, इन 2 लोगों ने आगे पैसा सप्लाई किया राजीव शर्मा को। इन एक्सचेंज राजीव शर्मा ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को सप्लाई किया चाइना को रिगार्डिंग दी डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ की कटिंग्स हैं। फ्रीलांस जर्नलिस्ट अरेस्टेड अंडर OSA, sent to 6 days police custody and 2 more held in OSA case, पुलिस से information on troops given to Chinese। Now in fact राजीव शर्मा ने कुछ ही दिन पहले ग्लोबल टाइम्स के लिए एक एडिटोरियल भी लिखा था। ग्लोबल टाइम्स चाइना का माउथपीस है और इन्होंने इस एडिटोरियल में जो लिखा था वो आपके सामने हमने यहाँ पे लिखा है, अ रिप्रोचमेंट रोड मैप फॉर बीजिंग एंड न्यू दिल्ली बेनिफिट्स बोथ कंट्रीज। इस एडिटोरियल में ये लिखते हैं, The steady deterioration of bilateral relations since the night of May 5 when the latest standoff began has practically evaporated all the diplomatic gains of the past years in one stroke. The current crisis is the biggest threat to normal ties between the two sides since 1962. It is a lose-lose situation for both. Their common objective must be to build a better and peaceful future for their peoples and not a military build-up against one another. So यहाँ पर ये वाला इनका जो बेसिकली एडिटोरियल था उसका क्रक्स है। जैसे ही ये अरेस्ट हुआ और बाकी 2 लोगों का अरेस्ट हुआ, उसके इमीडिएटली बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया दिल्ली पुलिस को कि आपने यहाँ पर जो अरेस्ट किया है राजीव शर्मा का वो गलत है। सो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, दिस अरेस्ट ऑफ राजीव शर्मा इज ऑन अकाउंट ऑफ द डूबियस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द स्पेशल ब्रांच। मोर जनरली द रिकॉर्ड ऑफ दिल्ली पुलिस इज हार्डली अ शाइनिंग वन। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द पुलिस रिलीज्ड टू द मीडिया, वी हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग that the police action is high-handed and may be inspired by obscure or questionable considerations। खैर यहाँ पर ये काफ़ी एक अलग एंगल अब ले चुका है, बट एट द एंड जो हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि क्या आपको लगता है कि एक लोकतंत्र में एक ऐसा सीक्रेसी लॉ का एग्जिस्ट करना इम्पॉर्टेंट है या नहीं? क्या आपको लगता है कि OSA आज की डेट में इट इज़ इन कॉन्ट्रडिक्शन विद RTI? आप क्या सोचते हैं प्लीज़ हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।